हेलो, आई एम ज्योतिका। वेलकम टू एक्सेलिंग साइकोलॉजी। ये यूनिट 105 यूनिट 1 जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन वो एक डिटेल्ड लेसन सीरीज़ में था जो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल्स में ये लेसन चाहिए तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज मैं इसको कम से कम टाइम में ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आप एग्ज़ाम में आंसर्स भी लिख पाएंगी। तो ये क्रैश कोर्स लेसन है। इस तरह के और भी लेसन्स मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं। स्पेशली आप BPCC 106 का यूनिट 1 लेसन देख सकते हैं। उसमें आप समझ पाएंगे कि इन लेसन्स को मैंने किस उद्देश्य से बनाया है। अब हम, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम फोकस्ड रहने वाले हैं और जल्दी से लेसन पूरा करने वाले हैं, तो डायरेक्टली पेज 8 पे आ जाएंगे। डेफिनेशन, गोल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये पूरा सब्जेक्ट आपको पता है 105 रिसर्च के बारे में है। तो सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, वो हम इस सेक्शन में देखते हैं। रिसर्च जो वर्ड है वो आ रहा है फ्रेंच वर्ड रेशर्चे से। ये वर्ड आपको याद रखना है फॉर एटिमोलॉजी, तो मेमोराइज कर लीजिए। इसका मतलब होता है ट्रैवल करना या सर्वे करना। जल्द हम देखेंगे रिसर्च में भी हम यही करते हैं। वर्ल्ड में क्या रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है उसको सर्वे करते हैं, यानी कि पता करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो वही रिसर्च प्रोसेस है। इसका एक सिंपल डेफिनेशन भी दिया गया है। जो भी ऑलरेडी हमें पता है, यानी कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग फंड ऑफ नॉलेज है, उसमें जब हम और जानकारी ऐड करते हैं, यानी कि पता करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है और जो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है उसमें ऐड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं रिसर्च। इस तरह से रिसर्च को कई तरह से डिफाइन किया गया है, लेकिन हमें पता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई भी एक डेफिनेशन लेना है और प्रॉपर्ली उसको मेमोराइज करना है। फिलहाल मैं कर्लिंगर का डेफिनेशन मार्क कर रही हूँ, आप कोई भी मार्क कीजिए। जो भी आप मार्क कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली मेमोराइज करके विद द नेम ऑफ, ये किसने दिया है, लिखिए। तो कर्लिंगर ने कहा है रिसर्च एक सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है ऑफ नेचुरल फिनोमिना, जो कि साइकोलॉजी के केस में बिहेवियर होगा। 101 से आपको याद होगा कि साइकोलॉजी में हम क्या फिनोमिना स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर। और ये जो प्रोसेस होता है ये थियोरी और हाइपोथेसिस से गाइडेड होता है। हम कुछ रिलेशंस प्रिज्यूम करते हैं और फिर उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि रिसर्च एक पूरी प्रोसेस है, एक पूरा आप कह सकते प्रक्रिया है, जिसमें हम सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप, कंट्रोल तरीके से, यानी प्रॉपर प्लानिंग करके, और एम्पिरिकली, यानी कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को स्टडी करके, प्रॉपर रियल वर्ल्ड में जाके फैक्ट्स पता करके, अपने अजम्पशंस पे नहीं, क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्रिटिकली यानी क्या सही है क्या गलत है उसको ध्यान में रखते हुए हम इन्वेस्टिगेट करते किसी भी बिहेवियर को। एक एग्जाम्पल ले लेते समझने के लिए। सपोजिंग आपका इंटरेस्ट है कि जो बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है वो क्लासरूम में एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं, इसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो लेट्स से किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, उसको लिखने में, कुछ लेटर्स स्पेशली लिखने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो क्या नॉर्मल क्लासरूम उसके लिए सही रहेगा या उसके लिए स्पेशल क्लासेस अरेंज करनी चाहिए? इस तरह का रिसर्च जब आप कर रहे हैं तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा। हर साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा करना पड़ता है। ये प्रोसेस क्या है हम आगे इस यूनिट में देखते जाएंगे। आपको रिसर्च की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कंडक्ट करने के पहले। एग्जैक्टली किस स्टेज पे आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू इट इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे। और आपको अज्यूम नहीं करना है या लॉजिक पे बेस नहीं करना है कि किसी को अगर राइटिंग डिफ़िकल्टी है तो उसको क्लास में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आपको एक्चुअली फील्ड में जाना है, यानी कि स्कूल में, क्लासरूम में जाना है और देखना है, चेक करना है या पूछना है बच्चों से, एक्चुअली जाके पता करना है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि यू हैव टू बी एम्पिरिकल। और फाइनली आपको क्रिटिकल होना है। आपको अपनी ही रिसर्च को जज करते हुए देखना है कि कितने अच्छे से और कितने प्रॉब्लम्स के साथ आप इन्वेस्टिगेट कर पाए हैं जो भी आपका रिसर्च टॉपिक रहा है।
तो इस प्रोसेस को राइट फ्रॉम आपने सोचा कि ये मेरा टॉपिक रहेगा, तो आपने एक्चुअली जाके पता किया और फिर एनालाइज किया अपने रिसर्च को, उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को समझा। इस पूरे प्रोसेस को हम रिसर्च कहते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो जैसा मैंने बताया, थियोरी के बेसिस पे या स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे हम फाइंडिंग्स नहीं देते, लेकिन प्रोसेस की शुरुआत किसी थियोरी या लॉजिक के आधार पर होती है। तो पहले कुछ तो रीजनिंग होगी कि आपको लगता है लर्निंग डिसेबिलिटी वाले को क्लासरूम में प्रॉब्लम आएगी, उसके बेसिस पे आप रिसर्च करेंगे और फिर देखेंगे कि जो थियोरी में कहा गया है वो वाकई दुनिया में सही है या नहीं। दैट्स वाई वी से इट्स गाइडेड बाय थियोरी और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज ऑल्सो अ थियोरी और अ लॉजिकल अजम्पशन दैट गाइड्स समथिंग। तो ये हो गया रिसर्च का डेफिनेशन। बाकी डेफिनेशंस भी आप देखेंगे मोर और लेस द सेम है। अब कोई भी डेफिनेशंस देखने के बाद हमें की पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए कि इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है। मोस्टली तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही लिया है, जो भी नए पॉइंट्स होंगे हम देख लेंगे, वरना हम मार्किंग कर लेते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिस्टमैटिक का क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप पे रिसर्च करना। जब हम सिस्टमैटिकली चीज़ें स्टडी करते तभी वो साइंटिफिक होती हैं। हम अपने हिसाब से चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते कि मुझे ये सही लगता है तो मैं ऐसे स्टडी करूँगी। हमें साइंस में जो स्टेप्स दिए गए हैं वो फॉलो करने होते हैं। ऐसा करेंगे तो ही हमें कॉन्फिडेंस आएगा हमारे रिसर्च के आउटकम में। मतलब तभी ही हमें और पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को लगेगा कि हाँ, ये रिसर्च ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि ये प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से की गई है। इसके अलावा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे हमने देखा कंट्रोल्ड होता है। इसका मतलब है कि हम मेक श्योर करते हैं कि इसमें कोई भी सब्जेक्टिविटी ना आ सके। हम जो भी पता कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं एज इट इज़, उनको पब्लिश करना होता है। उसमें अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं ऐड करनी होती है, या हमें जो सही लगा उतना ही हम रिपोर्ट करेंगे, बाकी जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था वो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम डिसाइड करें कि हमें क्या पेश करना है लोगों के सामने, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो जो जैसा हमें डेटा इन्फॉर्मेशन मिलता है फैक्चुअल तरीके से, वही हमें प्रेजेंट करना है, एंड दैट इज़ नोन टू बी ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा रिसर्च में हमेशा हम कोई प्रॉब्लम को आंसर करते हैं। ये यूनिट 2 में आप और डिटेल्स में दिखते हैं, लेकिन हमेशा रिसर्च में कोई ना कोई क्वेश्चन है जिसको हम आंसर कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या प्रॉब्लम है हमें श्योर होना चाहिए माइंड में, तभी ही हम रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं मुझे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे रिसर्च करना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कितनी ही बातें हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं। क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, एग्जैक्टली मैं क्या स्टडी करना चाहती हूँ इसमें से। तो आई वॉन्ट टू सी लर्निंग डिसेबल लोग क्लासरूम में एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं। ये भी ब्रॉड है, इसमें भी किस एज की मैं बात कर रही हूँ, कौन से क्लासरूम की बात कर रही हूँ, मीन्स विच सब्जेक्ट इज़ बीइंग टॉट इन द क्लासरूम, वो सब में भी हमें एग्जैक्ट होना पड़ता है। तब हमने एक प्रॉपर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की होती है। तो रिसर्च होता है जिसमें एक प्रॉब्लम क्लियर स्पेसिफिक होती है और उसके ऊपर हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं। फाइनली रिसर्च हम इसीलिए करते हैं ताकि हम कुछ जनरलाइजेशंस कर सकें और कुछ थियोरी एंड प्रिंसिपल्स बना सकें। ये हमने स्टैटिस्टिक्स में भी लर्न किया है। आप मेरा 108 का वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने क्रैश कोर्स लेसन उस पर भी डाला है। हमने देखा है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं, हम सिर्फ एक सैम्पल के ऊपर ही रिसर्च कर पाते हैं, हम पूरे पॉपुलेशन पे नहीं कर पाते। हालांकि हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिसर्च में हमें जो भी फाइंडिंग हुई है वो हम सैम्पल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जो भी डेटा मिला है उसकी मदद से हम पूरे पॉपुलेशन को समझ सकें। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि हम पूरे पॉपुलेशन को जनरलाइज करें और फिर कुछ ओवरऑल एक थियोरी बना दें जो सभी केसेस को अप्लाई करे। जैसे अगर मैं 100 लर्निंग डिसेबल बच्चों की स्टडी करूं, तो मैं कोई ऐसा प्रिंसिपल बना सकूं जो सारे लर्निंग डिसेबल बच्चों को पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करेगा। तो हम समझ गए रिसर्च क्या है। अब हम देखेंगे रिसर्च क्यों किया जाता है, गोल्स क्या है, मतलब साइकोलॉजिस्ट इतनी मेहनत करके रिसर्च क्यों करते हैं।
साइकोलॉजिस्ट या तो ह्यूमन या एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और 101 में भी हमने स्टडी किया है एनिमल्स की स्टडी करें तो भी हम ह्यूमंस को ही समझना चाहते हैं। तो हमारे 4 गोल्स या 4 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि हम क्यों ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का वर्णन करना। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, जो भी बिहेवियर हम इंटरेस्टेड है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, सपोजिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं अग्रेसिव बिहेवियर। सो आई एम इंटरेस्टेड इन अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ टीनेजर्स। तो सबसे पहले बिफोर आई डू एनी रिसर्च सच एज व्हाई इट हैपन्स, फिर अग्रेशन को हम कम कैसे करें, पहले ये तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अग्रेशन हो रहा है मतलब क्या? बच्चे एक दूसरे को मारपीट करें मतलब फिजिकल अग्रेशन हो रहा है, या वर्बल हो रहा है, ऑनलाइन जाके एक दूसरे को बुली करें। एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग, कहाँ हो रहा है, मतलब सारे बच्चों के साथ हो रहा है, किसी जगह में हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किस एज के बच्चों के साथ हो रहा है, किसी पर्टिकुलर जेंडर के बच्चों के साथ हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। पहले प्रॉब्लम को फुली समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। सो द आंसर टू व्हाट या क्या, दैट इज डिस्क्रिप्शन। तो हर साइकोलॉजिकल रिसर्च का गोल होता है सबसे पहले डिस्क्रिप्शन करना, उसके बाद होता है एक्सप्लेनेशन। एक बार हमें समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं क्यों हो रहा है। ठीक है, बच्चे सपोजिंग ऑनलाइन बहुत अग्रेशन करें, हर एज ग्रुप, हर जेंडर के बच्चे, हर सोशो इकोनॉमिक के बच्चे आजकल ऑनलाइन जाके एक दूसरे को बुली कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या वो एक दूसरे से ये सब सीख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के लिए बुरे रोल मॉडल्स बन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेशन आ चुका है बच्चों के अंदर, कुछ मीनिंगफुल है नहीं करने के लिए, तो ये एक आउटलेट है अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। ऐसे कितनी ही थियरीज हो सकती हैं, तो इनमें से कौन सी सही थियरी है उसको हम चेक कर सकते हैं थ्रू रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट व्हाई सच थिंग्स आर हैपनिंग। इसके बाद हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। वंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, वी वांट टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, या उसकी वजह से क्या होगा। प्रिडिक्शन में हम पता करते कौन से फैक्टर्स कॉजेशनल है या को रिलेशनल है विद सम बिहेवियर। सपोजिंग मुझे पता चल जाता है क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ मीनिंगफुल नहीं है करने के लिए लाइफ में, जैसे पेरेंट्स ने उनको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, तो अब उनको कोई गोल नहीं दिखता अपने लाइफ में, जो भी चाहिए उनके पास ऑलरेडी है, दे हैव नथिंग टू स्ट्राइव फॉर। तो इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो हर जगह अग्रेशन दिखा रहे हैं। मतलब वो फैक्टर जो अग्रेशन को कॉज करता है या एटलीस्ट उसके साथ वेरी करता है, फ्रस्ट्रेशन, वो मेरी पहचान में आ गया है। अब मैं उससे प्रिडिक्शन कर सकती हूँ व्हाट नेक्स्ट, इन द सेंस अब जो भी बच्चों को फ्रस्ट्रेशन है और बढ़ता ही जा रहा है विद टाइम, उसकी वजह से एग्जैक्टली क्या होगा, उसकी वजह से ये ऑनलाइन बुलिंग बढ़ता ही जाएगा, दिस अग्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इस तरह का मैं प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। एंड वाई दिस प्रिडिक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू कंट्रोल एंड चेंज। कंट्रोल का मतलब ही होता है बिहेवियर को चेंज करना। बच्चे अग्रेशन करें या एक दूसरे को बुली करें, ये डिज़ायरेबल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमें कोई ना कोई इंटरवेंशन यानी कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना है सोसाइटी में, जिससे इस तरह का बिहेवियर रुक जाए। लेकिन ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे सोचने से तो नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट तब हो सकता है जब हम उस फैक्टर को हटा दें या उसको इम्प्रूव करें जिसकी वजह से गलत बिहेवियर हो रहा है, इन दिस केस फ्रस्ट्रेशन। तो हमें ऐसा इंटरवेंशन सोचना पड़ेगा कि बच्चों को हम कैसे कुछ मीनिंगफुल दे करने के लिए, हाउ डू वी गिव देम गोल्स टू स्ट्राइव फॉर, ताकि इन सब बातों से उनका ध्यान हट जाए। और फाइनली एप्लीकेशन भी होता है विच इज़ मोर और लेस सेम एज कंट्रोल। यहाँ पे अलग दिया गया, मर्ज भी कर सकते कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। फिर हम फाइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आपको बाइफर्केट करना है तो कंट्रोल का मतलब है आपने एक प्लानिंग कर ली कि आगे सोल्यूशन क्या करना है,
और एप्लीकेशन का मतलब है एक्चुअली पॉलिसी चेंजेस हुए या निर्णय लिए गए कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएगी। इट इज़ द प्रैक्टिकल थिंग। तो सपोजिंग आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, आपने गवर्नमेंट के आगे अपने प्रपोजल्स रख दिए कि ऑनलाइन बुलिंग को कैसे कर्टेल करना है, तो अब गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसी बना रही है या डिसीजंस ले रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चों को अनसुपरवाइज्ड ऑनलाइन जाना अलाउड नहीं होगा, जो भी हो रहा है। तो जो भी पॉलिसीज़ प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनका मतलब है एप्लीकेशन। अगला टॉपिक हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च क्या है हम समझ गए, लेकिन अब हम उसके अगर और फीचर्स देख लें या क्या क्या इंक्लूडेड होता है तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ बातें रेपिटेटिव है, हम क्विकली मार्क कर सकते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंशन, लेकिन हम ऑलरेडी डेफिनेशन में देख चुके हैं। रिसर्च अच्छी वही है जो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक है, जो प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करती है। रिसर्च की ही जाती है कुछ हाइपोथेसिस, कुछ थियोरी को टेस्ट करने के लिए, और फिर बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करके, जैसे हमने देखा सिस्टमैटिक प्लान्ड तरीके से हम फैक्चुअल डेटा कलेक्ट करते टू चेक कि वो थियोरी सपोर्ट हुई है या नहीं। तो अब इस हिसाब से रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्लियर होना चाहिए। ये भी मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी कि प्रॉब्लम में क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी होने का क्या मतलब होता है, तो वही बात यहाँ पर भी एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये भी हमने देखा। प्लान्ड होना चाहिए, कोई भी चीज़ इंटरप्रिटेशन या स्पेकुलेशन पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। रिसर्च शुड रिफ्लेक्ट द डेटा विच इज़ कलेक्टेड, नॉट द ओपिनियंस ऑफ द रिसर्चर। तो इसलिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप आगे सीखते जाएंगे कोर्स में। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना, हाइपोथेसिस सेट करना, सैम्पल सिलेक्ट करना, ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। आगे जैसे आप यूनिट्स देखते जाएंगे, इट विल बी इजी टू रिमेंबर दिस लिस्ट ऑल्सो। Here you just have to specify what are the steps in the research process. You don't have to explain every step. अब अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस पॉइंट पे जानना चाहते हैं कि ये सब वर्ड्स का क्या मतलब है, तो लाइक आई सेड, यू विल हैव टू वॉच माय डिटेल्ड वीडियो जो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इस चैनल पे। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना हम आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो सही सिलेक्ट करना पड़ता है। रिसर्च करने के कई सारे तरीके हैं। आप सर्वे भी कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये कुछ ऑप्शंस है, ऐसे कई सारे हैं। तो इनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करें वो डिपेंड करता है आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है और क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड में आप क्या साबित करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट डिज़ाइन सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा डेटा एनालिसिस भी आपको ध्यान से करना होता है। अगेन आप मेरा स्टैटिस्टिक्स वाले कोई भी वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जो भी डेटा कलेक्ट किया है उनको एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए। तो अब उनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करें वो भी डिपेंड करता है आपका रिसर्च क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह का डेटा आपके सामने है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो ये हम समझ गए रिसर्च फीचर्स, लाइक आई सेड मोर और लेस रेपिटेटिव ही है। तो जो आपने इनिशियल सेक्शन में समझा है वही यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हम बार बार देख रहे रिसर्च इज सिस्टमैटिक, इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आखिर वो स्टेप्स कौन से हैं? तो फाइनली वी गेट टू सी द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले एक रिसर्च आइडिया को डेवलप करना पड़ता है। रिसर्च करने के लिए अनगिनत बिहेवियर्स है साइकोलॉजी में, और हर बिहेवियर में कई सारे एस्पेक्ट्स है जो आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी का दिया कि कितनी सारी बातें हम उसके अराउंड स्टडी कर सकते हैं, उसी तरह कई सारे एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्रग एडिक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो राइट फ्रॉम लोग क्यों एडिक्टेड होते हैं, जिसमें भी बहुत वेरिएशंस पॉसिबल है कि आप क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। जीन्स उनके ऐसे होते कि वो एडिक्टेड होते हैं, या गलत मॉडलिंग होती है सोसाइटी में, उनको सिखाया जाता है ये सब करना, या वो एक बार ट्रायल एंड एरर करने जाते हैं तो एडिक्टेड हो जाते हैं। कितनी सारी बातें जस्ट वाई इट हैपन्स पे आप स्टडी कर सकते हैं।
फिर आप स्टडी कर सकते हैं ड्रग एडिक्शन की वजह से आउटकम्स क्या होते हैं, फिजिकली बॉडी पर क्या असर होता है, ब्रेन पर क्या होता है, रिलेशंस पर क्या होता है, सोशली साइकोलॉजिकली क्या होता है, इंसान के सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट पर क्या असर होता है, कितना कुछ आप स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि ब्रॉडर फील्ड क्या है, उसमें स्पेसिफिक बिहेवियर क्या है, फिर आप उसको नैरो डाउन करते ही जाते हैं जब तक आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन नहीं होता। तो आइडिया के स्टेज में अब आप सोचेंगे कि आइडिया कहाँ से आए, कि रिसर्च क्या करना है। सपोजिंग आपको 100 बिहेवियर्स में इंटरेस्ट है, तो इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी ऑलरेडी स्टडीज़ हुए हैं उनको गो थ्रू करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है जो भी आपके इंटरेस्ट में आ रहा है ब्रॉडली, सपोजिंग ड्रग एडिक्शन, उसमें ऑलरेडी कौन सी स्टडीज़ हो चुकी है, किस तरह की, वो आपको रिव्यू करना पड़ता है। दैट इज़ नोन एज लिटरेचर रिव्यू, यानी कि पास्ट के जो भी आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, बुक्स, थीसिस, ये सब कुछ है वो आपको रिव्यू करना है। क्यों करना है? ताकि आप टॉपिक को डुप्लीकेट ना करें। आपको समझने की ज़रूरत है रिसर्च बहुत ही एक्सपेंसिव एंटरप्राइज है, उसमें आपका अपना बहुत टाइम एंड एफर्ट जाता है, किसी न किसी इंस्टीट्यूट की फंडिंग जाती है। तो ऐसे ही आपका मन कर रहा है इसलिए आप रिसर्च नहीं कर सकते, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज एंड ऑल चाहिए वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो पहले ही अगर आप जो भी रिसर्च क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर मिल चुका है तो फिर आपको रिसर्च करने का कोई पॉइंट नहीं है। आपको ढूंढना है ऐसी कौन सी बात है जिसका अभी तक आंसर नहीं है और उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है टू जस्टिफाई ऑल दैट एफर्ट एंड ऑल द रिसोर्सेज विच विल बी यूज्ड। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया वो भी याद करके आप लिख सकते हैं। सपोजिंग आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है केयर गिवर्स ऑफ क्रॉनिकली इल पेशेंट्स, जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनकी जो देखभाल करते हैं उन पर क्या असर होता है वो आप स्टडी करना चाहते हैं। अब जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं आपको रियलाइज़ होता है कुछ 2-3 ऐसी बातें हैं इन लोगों की जो स्टडी नहीं की गई है ठीक से अब तक। एक है रेजिलियंस, उनमें सहनशीलता कितनी है, एक है उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, और एक है उनका एडजस्टमेंट कि वो कितना कोप कर पा रहे हैं ऐसी चीज़ों के साथ। तो आप डिसाइड करते कि ये 3 वेरिएबल्स मुझे स्टडी करने हैं क्योंकि अभी तक इन तीनों के ऊपर अच्छी रिसर्च नहीं है या कोई भी रिसर्च नहीं है। तो ठीक है, आपको आइडिया मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेट करनी है। यहाँ पर आप अंतर आपको आना चाहिए बिटवीन प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं। आई एम इन्वेस्टिगेटिंग डैश, लिटरली इट इज़ दैट। तो आपका रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है टू स्टडी और टू इन्वेस्टिगेट, जो अभी हमने टॉपिक देखा एग्जाम्पल में वो। लेकिन हाइपोथेसिस होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ योर स्टडी। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें आप बता रहे हैं कि मुझे लगता है जब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे क्या एंड में रिजल्ट मिलेगा। टेंटेटिव इसलिए क्योंकि आप रिसर्च करने के पहले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिस समय आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके पास डेटा नहीं है क्योंकि रिसर्च आपने की नहीं है, तो अभी आप श्योर नहीं है, जब डेटा मिलेगा तब वेरीफाई होगा ये स्टेटमेंट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होगा बिटवीन दिस रेजिलियंस, वेलबींग एंड कोपिंग ऑफ केयर गिवर्स ऑफ क्रॉनिकली इल पेशेंट्स। तो आप कह रहे हैं कि ये सारे वेरिएबल एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। आपको लगता है ऐसा रिजल्ट आएगा। मैटर करेगा कि कौन कितने सालों तक केयर कर रहा है पेशेंट्स की, उस हिसाब से उसका वेल बीइंग और रेजिलियंस और ये सब अफेक्टेड हो सकता है। इसके बाद आफ्टर गिविंग द प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस वी हैव टू गिव द अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन, मतलब सिलेक्शन करना है। पहले भी हमने देखा कई तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, उसमें से कौन सा आपके क्वेश्चन के लिए सूटेबल है। आफ्टर हैविंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन यू कैन डिसाइड। तो हमेशा मेथड ऐसा सिलेक्ट करना होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट रिजल्ट्स मिलने के चांस हो
जिसको यहाँ पे बताया है वेरिएंस कंट्रोल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रू वेरिएंस। सिंपल में हम कह सकते हैं एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिले उस हिसाब से डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, एरर होने के या मिस्टेकन कंक्लूजन पे आने के चांसेस कम से कम हो, इस तरह का डिज़ाइन हमें सिलेक्ट करना है। नाउ अगेन आई विल एम्फसाइज कि अगर आपको डिटेल में ये टर्म समझने, आप मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे स्कोप नहीं है कि मैं एग्जैक्टली वेरिएंस क्या है उसको एक्सप्लेन करूँ विद एग्जाम्पल एंड ऑल, वो मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हमें ऐसा मेथड सिलेक्ट करना है जिसमें हमें सही रिजल्ट मिले विथ लीस्ट चांसेस ऑफ एरर। उसके लिए कई सारे डिज़ाइंस हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन हमारे कितने वेरिएबल्स है, कितना सैम्पल है, कितना डिफ़िकल्ट एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या सिंपल है, उसके हिसाब से है। तो यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं। एक फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है जब बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं एक ही स्टडी में, जैसे ये केयर गिवर वाले में हम 2-3 वेरिएबल देखना चाहते हैं, तो उस तरह में फैक्टोरियल डिज़ाइन है जो एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकता है। फिर स्मॉल एंड डिज़ाइन होता है जब हमारा सैम्पल साइज़ बहुत कम होता है, तो इस तरह का डिज़ाइन हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकता है। सो अकॉर्डिंगली वंस वी हैव द रिसर्च, तब हमें पता चलेगा, लाइक प्रॉब्लम है तब हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा वाला है, ये वाला है या ये वाला, और उस हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है ऑफ द करेक्ट रिसर्च डिज़ाइन। इसके बाद है डेटा कलेक्शन। एक बार हमने रिसर्च डिज़ाइन कर लिया है तो इन अ सेंस हमने प्लान कर लिया है रिसर्च को कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, दैट बिकम्स क्लियर। क्योंकि हम जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि हमें क्या करना है, दैट इज़ वाई द प्लान इज़ देयर। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट द रिसर्च, मतलब एक्चुअली अब हम रिसर्च प्रोसीजर को कैरी आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी स्टेप्स है अब उसको एक्चुअल फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हुए वी कैन स्टार्ट डूइंग द रिसर्च। सबसे पहला स्टेप होता है सैम्पल को रिक्रूट करना। हम साइकोलॉजिकल रिसर्च करें, बिहेवियर के ऊपर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बिहेवियर का सैम्पल्स कहाँ से मिलेगा, लोगों से, क्योंकि लोग बिहेवियर करते हैं, तो लोगों को सिलेक्ट करना है फॉर रिसर्च। उसके लिए कई सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, तो ये पूरा टेबल हमें याद रखना है, काफ़ी डिटेल्ड है। आई विल गो थ्रू इट क्विकली कि हमें एग्ज़ाम के लिए कितना जानने की ज़रूरत है। एक ब्रॉड कैटेगरी है सैम्पलिंग की विच इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब लोगों को सिलेक्ट करने का एक तरीका है कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें। इस तरीके में क्या होता है कि हम जितने भी लोग पॉपुलेशन में हैं, जैसे मेरा पॉपुलेशन है केयर गिवर्स, तो जितने भी केयर गिवर्स मेरी सिटी में है या इंडिया में है, सबको इक्वल चांस देते हैं कि वो हमारे सैम्पल में आए। सिंपली सेइंग हमारी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है कि हमें एक ही तरह के केयर गिवर्स चाहिए या कुछ 10-20 लोग ही है जिनको हम इंक्लूड करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी आए हमें एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं वो एग्जाम्पल्स डिस्कस नहीं करी, अदरवाइज इट विल कम वेरी लेंदी। तो लास्ट कॉलम आई एम नॉट डिस्कसिंग, बट ओरली मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, बाद में आप ये एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं, ईजी रहेगा टू अंडरस्टैंड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसके अंडर एक तरीका है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप कोई भी लॉटरी मेथड यूज़ करके, जैसे बोल में चिट्स डालना, शफल करना, फिर कुछ उसमें से चिट्स निकाल देना और जो भी चिट्स में लोगों के नाम है उनको सैम्पल में इंक्लूड कर लेना, इस तरह से आप लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनका नाम या नंबर आपको चिट्स में लिखना है, एक बोल में डाल के शफल करके सिलेक्ट करना है। अगर आपको 10 लोग चाहिए सैम्पल में तो 10 चिट्स निकालनी है और जिसका भी नाम आता है उसको इंक्लूड करना है। तो क्योंकि आपने सबके नाम के चिट्स डाले बोल में तो सबको इक्वल चांस मिल गया सिलेक्ट होने का, तो इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। दूसरा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर अगेन आप पूरा लिस्ट बना लेंगे ऑफ ऑल द पीपल इन द पॉपुलेशन, फिर आप एक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सिलेक्ट करेंगे कि आपको किसको इंक्लूड करना है इन द सैम्पल।
ये क्यों करते हैं, ये कैसे कंपेयर करते हैं विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आपको डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है। तो पहले आप कोई भी रैंडम इंटीजर लेते हैं, जैसे 1 से 10 तक आप कोई भी एक नंबर उठा लेंगे। उसके बाद आप एक सैम्पलिंग फ्रैक्शन और इंटरवल साइज़ के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। सैम्पलिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, सैम्पल टू पॉपुलेशन का रेशियो कितना है। सपोजिंग 10 लोग चाहिए सैम्पल में और 100 लोग हैं पॉपुलेशन में, तो ये सैम्पलिंग फ्रैक्शन है 10 आउट ऑफ 100। और इंटरवल साइज़ का मतलब है कि कितना गैप आ जाता है, मतलब इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इंटरवल साइज़ होगा। हर 10 के स्पेस में आप एक पर्सन को सिलेक्ट कर सकते फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप जब सिलेक्शन करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉटरी मेथड, देन इट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है। एवरी 10th पर्सन विल बी देयर इन द सैम्पल, इट्स नॉट रैंडम लाइक द लॉटरी मेथड। लाइक आई सेड, अगर आपको लॉजिक चाहिए यू कैन वॉच द डिटेल्ड वीडियो। और पेपर में कैसे लिखना है एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे लिखा है, यू कैन मेमोराइज दिस इफ़ यू वांट। इसके बाद एक और तरह का रैंडम सैम्पलिंग है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप्स। हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर हर ग्रुप में से रैंडम सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि अगर मुझे मेल फीमेल दोनों केयर गिवर के ऊपर स्टडी करनी है और मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग करूं तो हो सकता है मेरा सैम्पल छोटा है तो सिर्फ मेल्स ही आ जाए मेरे सैम्पल में, या सिर्फ फीमेल्स आ जाए, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा विच आई वांट। तो मैं क्या करूँगी, मेल फीमेल को पॉपुलेशन में अलग कर दूँगी, फिर मेल्स में से चिट्स लगा के कुछ को सिलेक्ट कर लूँगी और अलग से फीमेल्स में से चिट्स लगा के कुछ को सिलेक्ट करूँगी। तो ग्रुप वाइज में रैंडम सैम्पलिंग करूँगी विच इज़ नोन एज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन को हम क्लस्टर्स में यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सिलेक्टेड क्लस्टर्स। इसका मतलब है कि ये एक तरह का स्टेप वाइज है कि पूरा पॉपुलेशन में से हम रैंडम सिलेक्शन नहीं करेंगे, पहले पॉपुलेशन को ही ग्रुप्स में रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। सपोजिंग मैं कई सारे केयर गिवर्स को स्टडी करना चाहती हूँ जो से एक्स कम्युनिटी से आते, वाई कम्युनिटी, जेड, इस तरह की कई सारी कम्युनिटीज़ है। मैं चाहती हूँ कि सारे कम्युनिटीज़ के केयर गिवर्स को मैं स्टडी करूँ, जैसे कि नर्सिस की कम्युनिटी है, साइकोलॉजिस्ट की है, ये अलग अलग तरह के केयर गिवर्स है। फिर कुछ होते हैं जो होम मेकर्स या हाउस वाइफ्स है, वही केयर गिविंग करते हैं। मैं सबको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो अब बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ है, सपोजिंग ऐसे 30-40 कैटेगरीज़ है कि कौन कौन केयर गिविंग करता है। अब मैं सबको नहीं इंक्लूड कर सकती, मेरा इतना रेंज नहीं है कि मैं सैम्पल में सबको लूँ। तो पहले रैंडमली मैं 2 कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगी या 2 ग्रुप सिलेक्ट कर लूँगी फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो सपोजिंग रैंडम मतलब वही चिट्स विट्स डाल के 2 ग्रुप्स निकल के आते हैं, नर्सिस और साइकोलॉजिस्ट। फिर इनमें से मैं रैंडमली कुछ नर्सिस और कुछ साइकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, सिमिलर टू द प्रीवियस। कई स्टेजेस में हम सैम्पलिंग करते हैं। डिफरेंस ये है कि जो प्रीवियस है उसमें एक आध स्टेज ही था, इसमें काफ़ी स्टेजेस होते हैं। सपोजिंग मुझे पूरे इंडिया के केयर गिवर्स की स्टडी करनी है, तो इंडिया में से पहले मैं रैंडमली 5 स्टेट्स को सिलेक्ट कर लूँगी, फिर 5 स्टेट्स में से ईच स्टेट में 5 सिटीज़, फिर ईच सिटी में सम 5 लोकेलिटीज़। इस तरह से मतलब मैं नैरो डाउन करती जाऊंगी और फाइनली हर 5 लोकेलिटीज़ में से 10 केयर गिवर्स। तो ये हो गया मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। और हर स्टेज में डिसीजन लॉटरी मेथड यानी कि चिट बेस्ड होगा। कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन से सिटीज़, एवरीथिंग विल बी डन बाय ड्राइंग चिट्स। इसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये सेकंड कैटेगरी है ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। अनलाइक द प्रीवियस, इसमें सबको इक्वल चांस नहीं होता है टू बी इन द सैम्पल। पॉपुलेशन में से कुछ लोगों का ज़्यादा चांस है ऑफ बीइंग इन द सैम्पल, कुछ का कम है। ऐसा क्यों है? फॉर डिफरेंट रीजंस जो हम आगे देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द मेथड। एक है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस या अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जिसको भी मैं जानती हूँ एज अ रिसर्चर कि वो इजीली अवेलेबल होगा, उसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ।
क्योंकि मेरा ओनली कंसर्न इज़ कि मुझे क्विकली कुछ लोगों को सैम्पल में चाहिए विदाउट पुटिंग मच एफर्ट। शायद मेरे पास टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। सपोजिंग स्टूडेंट रिसर्चर है जो केयर गिवर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट के पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो अपनी ही एक्सटेंडेड फैमिली में और नेबरहुड में और फ्रेंड्स के थ्रू जिस किसी को भी केयर गिवर्स तक वो पहुंच पाता है, उन केयर गिवर्स को वो इंक्लूड कर लेता है इन हिज सैम्पल। तो ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसने लोगों को सिलेक्ट कर लिया। दूसरा है अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग, वॉलंटरी सैम्पलिंग। जो भी विलिंग है टू बी इन द रिसर्च उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। इस टेक्निक में पहले अनाउंस किया जाएगा या एडवर्टाइज किया जाएगा कि रिसर्च हो रहा है, और फिर जो भी रिप्लाई करता है, जो भी वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ता है और इंटरेस्ट दिखाता है कि उसको पार्टिसिपेट करना है, उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो मैं पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल सकती हूँ कि केयर गिवर्स पे स्टडी कर रहे हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है वो आ जाए। तो जो भी रिस्पॉन्ड करेगा एडवर्टाइजमेंट को उसको मैं इंक्लूड कर लूँगी। इसके बाद होता है जजमेंट सैम्पलिंग। यहाँ पे रिसर्चर के जजमेंट की बात है। जो भी रिसर्चर को लगता है सही रहेगा सैम्पल में उसको सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे केयर गिवर्स का इंटरव्यू लेना है, तो मुझे लगता है हर केयर गिवर सूटेबल नहीं है मेरे स्टडी के लिए। सिर्फ जो डिटेल्स में बात कर सकता है, जिसकी कम्युनिकेशन या वर्बल स्किल्स अच्छी है, मुझे सिर्फ उसको ही इंक्लूड करना है इन द सैम्पल। तो फिर मैं खुद डिसाइड करूँगी कि कौन होना चाहिए। इसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। इसमें हम पहले ही डिसाइड कर लेते, कोटा बना लेते या रिजर्वेशन बना लेते कि कितने लोग होंगे हमारे सैम्पल में, और उनको ही सिलेक्ट करते हैं। अब कैसे सिलेक्ट करते हैं? कन्वीनियंस या वॉलंटरी बेसिस पे, रैंडमली नहीं करेंगे, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ प्रोबेबिलिटी टेक्निक। ये पैरेलल है ऑफ जो उसमें हमने देखा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये उसी के जैसा है। ओनली डिफरेंसेस इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं है। सो फॉर एग्जांपल केयर गिवर्स की बात है, मुझे मेल फीमेल दोनों चाहिए, तो मैं ग्रुप्स पहले बना लूँगी मेल फीमेल इन द पॉपुलेशन। उसके बाद जो भी इजीली अवेलेबल है मेल्स फीमेल्स या जो भी विलिंग है टू पार्टिसिपेट, उनको मैं इंक्लूड करूँगी। तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे स्ट्रैटिफाइड है, सिर्फ मैं चिट्स नहीं ड्रॉ करूँगी, मैं कन्वीनियंस बेसिस पे सिलेक्ट करूँगी। और फिर होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे एक स्नोबॉल का आकार बढ़ता जाता है, जैसे वो रोल होता है, इस सैम्पल का आकार भी, यानी कि कितने लोग हैं सैम्पल में, वो बढ़ता जाता है जैसे रिसर्च प्रोग्रेस होती है। कभी कभी हमें बहुत लोग नहीं मिल पाते हैं रिसर्च के लिए, तो हम क्या करते, जो भी मिल गया है पहले उसको इंक्लूड कर लेते हैं। सपोजिंग मैं 2 केयर गिवर्स को ही जानती हूँ, तो मैं उनका इंटरव्यू ले लेती हूँ। फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो और केयर गिवर्स को भी रेफ़र करें मेरे रिसर्च के लिए। मुझे लगता है कि उनको पता होगा उनके जैसे केयर गिवर्स कौन हैं, जैसे उनके हॉस्पिटल में या कहीं ना कहीं मिलते होंगे केयर गिवर्स को, तो वो और रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो सपोजिंग 2 केयर गिवर्स के ज़रिए मुझे 5 और केयर गिवर्स के बारे में पता चलता है। फिर अगेन मैं उन 5 से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी कुछ नाम फॉरवर्ड कर दे। इस तरह से सैम्पल बढ़ता जाएगा। अब ये सैम्पलिंग का जो पूरा टेबल है हम ब्रॉडर टॉपिक ऑफ डेटा कलेक्शन में देख रहे थे। तो ये डेटा कलेक्शन का फर्स्ट स्टेप है, सैम्पल सिलेक्ट करना। सेकंड स्टेप है डेटा कलेक्शन के टूल्स फाइनलाइज करना। जो भी हम रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए टूल चाहिए होता है, यानी कि अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए कि क्या पूछना है। ऑब्जर्वेशन करने तो एक चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए कि कौन से बिहेवियर्स को मार्क करना है, या कोई टेस्ट होना चाहिए जो हम एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये सब टूल्स हमें फाइनल करने होते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या यूज़ करेंगे। अगर एग्जाम्पल ले वो केयर गिवर्स वाला, तो कुछ क्वेश्चनर्स या स्केल्स हो सकते, टेस्ट हो सकते हैं जो हम केयर गिवर्स से आंसर करवा सकते टू नो कि इन वेरिएबल्स में उनकी क्या स्टैंडिंग है। तो ये हमने एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिसर्च को एग्जीक्यूट कर लिया। तो डेटा हमारे पास आ जाता है, यानी कि हमें जो भी आंसर्स चाहिए इंटरव्यू में या चेकलिस्ट में मार्किंग्स चाहिए, स्टेप 4 के बाद हमारे पास होगी। उसके बाद हमें डेटा एनालिसिस करना है। डेटा एनालिसिस मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आई है
उसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है, वी हैव टू इंटरप्रेट दैट डेटा ऑब्जेक्टिवली। अब कौन सा एनालिसिस हम करेंगे, कई सारी टेक्निक्स है स्टैटिस्टिकल, लेकिन डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का है। ब्रॉडली डेटा दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। स्टैटिस्टिकल टेस्ट सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पर अप्लाई करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा पर नहीं। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर क्वालिटेटिव डेटा है उसके अलग टेक्निक्स है नॉन स्टैटिस्टिकल, तो वो भी डिपेंड करता है किस तरह का क्वालिटेटिव है। जिस तरह से क्वांटिटेटिव डेटा में एक फिक्स स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं है, बहुत सारे हैं, डेटा कौन सा है उस पर डिपेंड करता है विच वन वी विल यूज़। उसी तरह क्वालिटेटिव में भी फिक्स नहीं है, बहुत सारे एनालिसिस टेक्निक्स हैं, किस तरह का डेटा है उस पर डिपेंड करेगा हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो इस स्टेज में एक्चुअली हम टेक्निक सेलेक्ट करके एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद है कंक्लूजन डिराइव करना और जनरलाइजेशन करना। जो भी हमें मिलता है फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन का मतलब है हमने बिगिनिंग में जो भी हाइपोथेसिस सेट किया, हमने बोला हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा रिजल्ट आएगा, वो वाकई मिला है या नहीं, इज़ द हाइपोथेसिस सपोर्टेड और नॉट विद द डेटा विच वी हैव गैदर्ड। जैसे हमने कहा कि कोरिलेशन होगा बिटवीन रेजिलियंस, एडजस्टमेंट एंड वेलबींग, वो वैसा डेटा से कैलकुलेशंस करने के बाद ऐसा लग रहा है या नहीं, दैट इज़ नोन एज ड्राइंग कंक्लूजन। और फिर हम जनरलाइज करेंगे, ये हम शुरू से देख रहे हैं, जो भी सैम्पल में हमें पता चल रहा है देन वी विल ट्राई टू से दैट इट इज़ ट्रू फॉर द होल पॉपुलेशन। लेकिन जस्ट बिकॉज हमें सैम्पल में कुछ मिला है डज नॉट मीन वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन के लिए ट्रू है। ये पता करने के लिए कि इट इज़ ट्रू और नॉट, उसके लिए भी कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स करनी पड़ती हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि आफ्टर डूइंग ऑल द एनालिसिस एंड ऑल, सोसाइटी के लिए हमारे रिसर्च का क्या मीनिंग है वो भी हमें प्रेजेंट करना है। वी आर आंसरेबल टू सोसाइटी, हम सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं फॉर डूइंग रिसर्च। कोई भी पर्सनली अपने लिए रिसर्च नहीं करता है, तो फिर हमें सोसाइटी को बताना है थ्रू जर्नल पब्लिकेशंस कि हमें रिसर्च में क्या मिला है और वो उनके लिए क्या मीनिंग होल्ड करता है एज अ सोसाइटी। सपोजिंग हमें पता चलता है केयर गिवर्स की साइकोलॉजिकल वेलबींग कम हो जाती है बिकॉज ऑफ केयर गिविंग ड्यूटीज़, तो हम लोगों को अवेयर करवा सकते हैं केयर गिवर्स को इन द सोसाइटी, ताकि फिर वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकें। तो क्या मतलब है, क्या इम्प्लीकेशंस है सोसाइटी के लिए, दैट वी हैव टू प्रेजेंट। तो अब क्योंकि हमने पूरा रिसर्च प्रोसेस देख लिया है, उसको हम एक समरी में देख सकते हैं। ये ऑप्शनल है पेपर में लिखना है या नहीं, बट इट्स ईजी टू ड्रॉ। पहले हमने देखा हमारे पास एक ब्रॉड रिसर्च आइडिया होता है जिससे सब कुछ शुरू होता है, फिर हम उसको नैरो डाउन करते जाते हैं जब तक हमें स्पेसिफिकली एग्जैक्टली नहीं पता कि हमें क्या प्रॉब्लम रिसर्च करनी है। और फिर उसके बाद स्पेसिफिक होने के बाद हम जो भी डेटा मिलता है फिर से उसको बड़ी सी पॉपुलेशन को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च मूव्स फ्रॉम द ब्रॉडर टू द नैरोअर एंड अगेन टू द ब्रॉडर। ये रिसर्च प्रोसेस का फ्लो होता है। तो दिस कवर्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द यूनिट। यहाँ पर मैं ज़्यादा हेडिंग्स एंड ऑल नहीं दे रही हूँ, हालांकि मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब थोड़ा बात कर लेते बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑन 105 के लिए हम क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो में बताया है कि शुरू से जब आप प्रिपेयर करते हैं आपको क्वेश्चंस माइंड में रखनी है। ये नहीं है कि पहले रीडिंग करते जानी है नॉन स्टॉप रीडिंग और फिर एग्ज़ाम के पहले देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं। प्रिपेयर कीजिए फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट फ्रॉम बिगिनिंग यू हैव टू नो अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे आंसर करूँगी। 105 में जो यूनिट एंड क्वेश्चंस हैं उनकी वर्डिंग वैसी ही है जैसे एग्ज़ाम में आती है, तो वही क्वेश्चंस आप सामने रखिए एंड डेफिनेटली इग्नू के पास्ट पेपर साइट पे भी जाइए, वहाँ से 105 के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट एंड के जो क्वेश्चंस है, जैसे इधर के लिए क्वेश्चन दिया है 2 and 3, पेज 19 पे आप देख सकते हैं, वो क्वेश्चंस पहले ही लिख लीजिए, फिर सेक्शन को लर्न कीजिए।
लाइक अभी आपने वीडियो देख लिया है तो अपने नोटबुक में वो क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लीजिए और रीडिंग कीजिए। अभी आपने वीडियो देखा है तो आपको ईजिली समझ में आएगा व्हेन यू रीड कि क्या लिखा गया है। और सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है, इवन बेटर लिखिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं क्या आंसर लिखूंगी। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशंस और फिर जैसे यहाँ पे कैटेगराइज किया है, सेक्शंस बनाए हैं और पॉइंट वाइज दिया है, आप भी वैसे ही पॉइंट्स देते जाइए। जहाँ पर भी ऐसे बुलेटेड लिस्ट है काउंट कीजिए आप भी उतने पॉइंट्स दे पा रहे या नहीं। जैसे 4 पॉइंट्स है, आर यू एबल टू गिव 4 पॉइंट्स, कीप ऑन चेकिंग। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस दिए हैं वही क्वेश्चंस आना लाइकली है। ये वाला सेक्शन जो अभी हमने किया इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है पास्ट पेपर्स में, सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। बी अवेयर हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द पेपर, उस तरह से मार्क करके उसको स्टडी कीजिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू एथिकल इश्यूज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, यूनिट एंड में हम देख सकते हैं 1। ये भी आने के फेयर चांसेस है, लेस इम्पॉर्टेंट देन द फर्स्ट सेक्शन बट इट कैन कम। सो और ये वाला जो है कंपेयर टू प्रीवियस सेक्शन, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, मेमोराइजेशन कम है। इवन ऑफ सेक्शन हेडिंग्स के क्या क्या लिखने एक फ्लो में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अननेसेसरी डिटेल काफ़ी है जो मैं स्किप करती जाऊँगी। अगर आपको वो भी स्टडी करना है कि क्या दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग यू वांट टू नो, यू कैन वॉच द डिटेल वीडियो। इसमें मैं बहुत टू द पॉइंट वे में ये सेक्शन कवर करूँगी क्योंकि एक्चुअली ये काफ़ी ब्रीफ है, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है ये सेक्शन। एथिक्स की जहाँ तक बात है, साइकोलॉजी में हम रिसर्च ह्यूमंस या एनिमल्स पे करते यानी लिविंग बींग्स में करते हैं। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट्स होते हैं वो ह्यूमंस या एनिमल्स होते हैं। अगर हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री की रिसर्च करें, उसमें हमसे कुछ केमिकल्स बिगड़ जाए, कुछ सब्सटेंसेस टूट जाए, मॉनेटरी नुकसान होता है, लेकिन ऐसे किसी की जान को खतरा नहीं होता या किसी को दुख या तकलीफ़ नहीं होती है। यहाँ पर एनिमल और ह्यूमंस पे जब हम रिसर्च करते हैं, उनको हमारी वजह से पीड़ा हो सकती है, तो वो हमें नहीं करना है। वी हैव टू डू व्हाट इज़ मॉरली करेक्ट एंड दैट इज़ नोन एज एथिकल बिहेवियर। साइकोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली पहले के टाइम में ऐसी काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है जिनकी वजह से लोगों को डाउट आया है कि डू साइकोलॉजिस्ट केयर अबाउट द वेलबींग ऑफ देयर पार्टिसिपेंट्स। इनमें से एक रिसर्च था जो जॉन वॉटसन ने किया, जो आप 107 में भी स्टडी करेंगे, 106 में भी। इमोशनल रिस्पॉन्सेज या फोबिया कैसे लर्न होता है उसके लिए। एक बच्चा था, एल्बर्ट नाम था उसका, 2-3 लाइन्स में आप पेपर में लिख सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा था, 9 मंथ्स का। बार बार उसके अराउंड ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें की जाती थी, थाली बजा के, ताकि वो डरने लगे एक रैबिट से जो उसके सामने रखा था। जब भी रैबिट उसको पेश किया जाता था, साथ में बहुत ज़ोर से आवाज़ की जाती थी ताकि वो डर जाए और धीरे धीरे वो रैबिट से ही डरने लगे, क्योंकि उसके मन में एक एसोसिएशन बन जाएगा कि रैबिट जब भी आता है तो कुछ डरावना होता है। इस रिसर्च के दौरान एक्चुअली एक 9 मंथ के बच्चे को, एल्बर्ट को, लिया गया और उसको इस तरह से डराया गया। रिसर्च की वैल्यू जो भी है वो अगर हम एक साइड रख दें, क्या उस बच्चे को इस तरह टॉर्चर करना सही था, ये क्वेश्चन है। क्योंकि ये हो सकता है सबसे पहले उस समय इतनी सेंसिटिव एज में, जब बच्चा बहुत छोटा है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उस समय उसको परेशान किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस रिसर्च में कोई कंसेंट यानी कि परमिशन मदर की ली गई है या नहीं, हम श्योर नहीं है। क्या है, उस समय ये जो मदर थी एल्बर्ट की, वो वहीं पे नर्स थी जहाँ पे ये रिसर्चर्स काम करते थे यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर इनकी मदर जो है छोटे बच्चों का केयर रखती थी, एल्बर्ट की मदर, तो उनकी एक नर्स टाइप की थी या हेल्पर टाइप की थी। तो उसके बच्चे को उन्होंने ऐसे ही उठा लिया या उनसे परमिशन ली थी उनके बच्चे को स्टडी करने के लिए, वो हम श्योर नहीं है। और दूसरी बात है, बच्चे को जो इस तरह डराया गया, नॉट ओनली उस समय उसको हैरेसमेंट था, हो सकता है बाद में भी उसको ये जो डर बैठ गया उसके मन में, वो हमेशा के लिए बैठ गया हो सकता है बड़ा हो के भी वो उस डर को भुला ना पाया हो। तो इस तरह के काफ़ी कंसर्न्स हैं। इसके अलावा जिम्बार्डो नाम के रिसर्चर ने एक स्टडी की जिसमें वो देखना चाहते थे कि प्रिजन में यानी कि जेल में
लोग एक दूसरे पे टॉर्चर क्यों करते, स्पेशली जो गार्ड्स होते हैं वो प्रिजनर्स पे, यानी जो गार्ड होते हैं वो कैदियों पे टॉर्चर क्यों करते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली एक प्रिजन बनाया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में। वहाँ पे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को लेके आए और उनको जेल में डाल दिया, और कुछ यंग लोगों को गार्ड्स की ड्यूटी दे दी, जेलर की ड्यूटी दे दी। एक आप कह सकते एक ड्रामा टाइप था या एक मॉक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसमें भी लोग इतने सीरियस हो गए पार्टिसिपेंट्स कि वैसे ही गार्ड्स प्रिजनर्स पर टॉर्चर करने लग गए जैसे रियल लाइफ में होता है। जिम्बार्डो ने कुछ रूल ज़रूर बनाए थे कि एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर उन्होंने अलाउ नहीं किया था, फिजिकल टॉर्चर, बट गार्ड्स ने दूसरे तरीके निकाल दिए टॉर्चर करने के। बिना फिजिकली टच किए वो टॉर्चर करते थे प्रिजनर्स को। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से आता है कि क्या जिम्बार्डो ने सही किया। पार्टिसिपेंट्स का जो बेनिफिशंस था, वेलबींग थी उनकी, मानसिक स्थिति को शायद उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया। जिम्बार्डो ने ये एक्सपेरिमेंट रोक दिया था प्रीमेच्योरली, हमें पता होना चाहिए। जब उन्हें लगा बहुत ज़्यादा हो रहा है उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन तब तक हैड द डैमेज बीन डन, क्या तब तक ऑलरेडी प्रिजनर्स की हालत ख़राब हो चुकी थी? दैट इज़ द क्वेश्चन। इस तरह के उस समय में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये अराउंड 1960s के एक्सपेरिमेंट्स हैं। उस समय एथिकल गाइडलाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करती थी, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अलाउड थे। आज की डेट में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स होने की वजह से ही रियलाइज़ हुआ कि एथिक्स होना कितना ज़रूरी है। अब जहाँ तक बात करें एथिकल कोड्स की, तो ये कुछ नया नहीं है या सिर्फ साइकोलॉजी में एथिक्स होता है ऐसा नहीं है। बहुत पहले हिपोक्रेटिक ओथ यानी कि ग्रीक फिलोसोफर्स के समय, हिपोक्रेट्स ग्रीक फिलोसोफर थे, 400 BC में उन्होंने एथिकल कोड्स की बात की थी। नॉट साइकोलॉजी रिलेटेड बट ही हैड स्पोकन अबाउट इट। उसमें उन्होंने बात किया था कि लोगों की सेफ्टी, वेलफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इसी तरह के क्वेश्चंस रिसर्च में भी अप्लाई किए गए हैं। अब जो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ ये मोर और लेस मेमोराइजेशन है, तो आपको बस याद रखना किसने कब क्या कहा था। इसके बाद एक न्यूरेमबर्ग कोड आया था। आपको पता ही है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो जर्मन्स ने जूस पे बहुत अत्याचार किए थे, नाजीज ने जूस पे बहुत टॉर्चर किया था। उसकी वजह से न्यूरेमबर्ग कोड आया था जिसमें ट्रायल्स किए गए थे, कोशिश की गई थी कि जो नाजीज ने टॉर्चर किया उनको पनिशमेंट मिली। तभी भी एथिक्स की बहुत चर्चा हुई थी और इस कोड में लिखा भी गया था कि लोगों को परेशान करना, ज़बरदस्ती करना और उनको कंसेंट नहीं लेना फॉर उनको कहाँ पे लेके जा रहे, उनके साथ क्या करें, ये सब गलत होता है, मॉरली इनकरेक्ट है। इसके अलावा कई नॉन साइकोलॉजी स्टडीज़ भी हुई है, जैसे कि सिफिलिस स्टडी, जो ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके ऊपर स्टडीज़ की गई है। उसमें भी क्वेश्चंस आए हैं। क्या क्वेश्चंस आए हैं कि जो US वाले रिसर्चर्स थे वो अफ्रीकन अमेरिकन्स, क्योंकि वो गरीब होते हैं अफ्रीकन लोग, उनको पैसे देके उनके ऊपर ट्रायल्स करते थे ड्रग्स के, जिससे सिफिलिस कम हो सके। उनको ट्रायल्स करते थे ताकि सिफिलिस कम हो सके, लेकिन उनका इंटेंशन ये नहीं था कि सिफिलिस इन लोगों में क्योर करे, इन गरीब लोगों में। वो सिर्फ देखना चाहते थे उनके ड्रग्स वर्क करते हैं या नहीं। तो उनको पता था कि इन लोगों की डेथ भी हो सकती है इस तरह की टेस्टिंग से, मतलब अगर ड्रग सही से नहीं चले तो ऐसे लोगों की डेथ हो सकती है। तो भी इनको लिया गया, यहाँ तक कि क्योंकि ये लोग गरीब थे, इनको खुद नहीं पता था इनको सिफिलिस जैसी डेंजरस फेटल बीमारी हो गई है, इनको बताया तक नहीं गया था। इनको बस कुछ पैसे दे दिए गए, बोल दिया गया कि आप ऐसे पार्टिसिपेट करो रिसर्च में, और उनके ऊपर ड्रग ट्रायल करके उनको छोड़ दिया। यहाँ तक कि जब ट्रीटमेंट आई सिफिलिस की, पेनिसिलिन, वो ट्रीटमेंट तक इनको नहीं दी गई, जानते हुए कि इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो हम देख सकते हैं साइकोलॉजी से जो रिलेटेड फील्ड्स है हेल्थ की, उनमें भी किस तरह एथिक्स को ब्रीच किया गया। अगेन पहले के टाइम में ऐसा अक्सर होता था, किसी की गरीबी का फ़ायदा उठाना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, ये सब काफ़ी कॉमन था रिसर्च में। एक और स्टडी थी स्पिट्ज़न की, ये साइकोलॉजी की फील्ड में आती है। स्पिट्ज़न देख रहे थे बच्चों की डेवलपमेंट कैसे होती है।
उन्होंने देखा कि बच्चे जो ऑर्फनेज में पैदा होते हैं, अनाथालय में, जिनको ठीक से ह्यूमन कांटेक्ट नहीं मिलता क्योंकि उनकी कोई खास कंसर्न नहीं होती, पेरेंट्स के जैसे केयर गिवर्स कंसर्न नहीं करते हैं, और दूसरे ग्रुप जो थे बच्चों के वो अपने पेरेंट्स के साथ ही थे, नॉर्मल रहते थे। ये जो बच्चे थे उन्होंने कहाँ से लिए थे? प्रिजन की नर्सरी से। जेल के जो बच्चे होते हैं, जो जिनकी माएँ सज़ा भुगत रही होती है जेल में, वहाँ से लिया था इन बच्चों को और इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कुछ को ऑर्फनेज में रख दिया था, कुछ लोगों को इस तरह से ह्यूमन कांटेक्ट मिला था। कंपेयर करने के लिए कि अगर सोशल डेप्रिवेशन होता है, अगर बच्चों को सही नहीं मिलता अफेक्शन और लव अपने पेरेंट्स से, तो उनकी क्या कंडीशन होती है। अब यही क्वेश्चन आता है, क्या इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना सही है, और क्या जानते हुए कि डेप्रिवेशन की वजह से बुरा असर होता है, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भी बच्चों को डिप्राइव करना या बच्चों को जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है उनको इंक्लूड करना, क्या ये सही है? इनके ऊपर इस तरह की स्टडी करना रादर देन हेल्पिंग देम, यानी कि रिसर्च करना रादर देन गिविंग देम ट्रीटमेंट। तो इस तरह की कई सारी स्टडीज़ हुई जिसकी वजह से रियलाइज़ हुआ कि एथिक्स को सही तरीके से कंसिडर करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से एक रिपोर्ट भी बनाई गई, बेलमोंट रिपोर्ट 1979 में, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर ने बनाई। उसमें उन्होंने 3 एथिकल गाइडलाइंस दिए हैं। मतलब रिसर्चर्स को हमेशा ये 3 एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, ऐसा बताया है। एक है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। एक इंसान गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसको राइट है वो डिसाइड करे कि उसको क्या करना है, तो उसको रिसर्च में फोर्स नहीं किया जा सकता, दैट इज़ बेसिक। दूसरा है बेनिफिशंस। लोगों को जब हम लेते रिसर्च में, हमारा हमेशा मकसद होना चाहिए जितना अच्छा हम उनके लिए कर सकते हैं बेनिफिट उतना करें, और जितना कम नुकसान कर सकते उतना कम करें। फिर जस्टिस। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कोई दवाई बना रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो दवाई सबको मिले जिसको भी नीड है, और अगर दवाई की कमी है तो लॉटरी सिस्टम या किसी तरीके से डिसाइड हुए कि किसको मिले और किसको नहीं। जस्ट बिकॉज हम किसी कम्युनिटी के बिलोंग करते सिर्फ उनको वो दवाई देंगे, दूसरों को नहीं देंगे, इस तरह का अनफेयरनेस अलाउड नहीं है। सबके साथ न्याय होना चाहिए इन रिसर्च, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। फिर अगेन मेमोराइज करना है, इस प्रिंसिपल्स को रिवाइज किया गया और फिर से फॉलो किया गया इस डिपार्टमेंट से। इसके अलावा 91 में कोई फेडरल पॉलिसी यानी स्टेट पॉलिसी भी आई कि स्पेशली ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो मेन बॉडी है रिसर्च की इन साइकोलॉजी, उन्होंने भी एथिकल स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर किए जो सिमिलर थे टू द वंस विच वी जस्ट सॉ। अब अगर एथिक्स की बात जनरली करें तो हर स्टेज ऑफ रिसर्च में उनका ध्यान रखना है। हम किसको सिलेक्ट करें स्टडी में, टू फाइनली जब हम रिपोर्ट लिखते हैं किसको हमारी रिपोर्ट से फ़ायदा या नुकसान होगा, ये भी कंसिडर करना है। अगर हमारे रिसर्च में रिस्क अच्छा है, मतलब ज़्यादा रिस्की है, और बेनिफिट्स कम है, तो ऐसी रिसर्च नहीं करनी चाहिए। सपोजिंग मैं रिसर्च करूँ जिससे साबित हो जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ही कम इंटेलिजेंट है या वो क्रिमिनल माइंडेड है, ऐसा कुछ, ऐसी रिसर्च करने का क्या फ़ायदा है अनलेस मैं इसको सब्सटेंशियली प्रूव कर सकूं। मतलब मेरा रिसर्च हमेशा टेंटेटिव रहेगा कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा ही। मेरे एक रिसर्च के बेसिस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते, रिसर्च में कभी कभी बाय चांस रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये रिसर्च पब्लिश करने से सिर्फ प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट होगा इन द सोसाइटी। तो इस तरह की रिसर्च पब्लिश करके कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करनी चाहिए। अगर बेनिफिट ज़्यादा है और रिस्क कम है तो ऐसी रिसर्च करनी ही चाहिए। कोई हम दवाई निकाल रहे हैं डिप्रेशन के लिए, मेंटल प्रॉब्लम के लिए, तो ऐसी रिसर्च करनी चाहिए, लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दोनों ही कम है, रिस्क भी नहीं है लेकिन कोई बेनिफिट भी नहीं है, मतलब पार्टिसिपेंट्स को नुकसान नहीं होगा लेकिन सोसाइटी को कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, ऐसी रिसर्चेस नहीं करनी चाहिए। और अगर दोनों ही हाई है, रिस्क भी बहुत है लेकिन फ़ायदा भी बहुत है,
जैसे से पार्टिसिपेंट्स बीमार पड़ सकते हैं कोई मेडिसिन को ट्राई करते हुए, मर सकते तो रिसर्च नहीं अलाउड होगी, लेकिन बीमार पड़ सकते हैं बट दे आर अग्रीएबल, तो ऐसी रिसर्च हम कर सकते हैं प्रोवाइडेड के सोसाइटी को बहुत फ़ायदा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसका क्योर हम निकाल रहे हैं। ये सब ट्रिकी होता है, बहुत सोच समझ के ही ऐसी रिसर्चेस अलाउड होती है। अगेन, अगर आप हर पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल देख के समझना चाहते हैं तो मेरे डिटेल्ड वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से सिनेरियो में करनी चाहिए रिसर्च और किस में नहीं करनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा इशू रहता है साइकोलॉजिकल रिसर्च में, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है जानबूझ के रिसर्च की पर्पस को छुपाना या मिसलीड करना पार्टिसिपेंट्स को कि रिसर्च किस बारे में है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको सच्ची पर्पस पता चले। अगर उनको पता चल जाए तो वो आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखाने लगेंगे जो कोई फ़ायदे का नहीं है। जैसे अगर मैं पार्टिसिपेंट्स को बताऊं कि आपको मैं मेडिसिन दूंगी, उससे आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, तो सिर्फ क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे वो इम्प्रूवमेंट दिखाने लगेंगे। फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी मेडिसिन की वजह से वो ठीक हुए हैं या ऐसे ही उनको लग रहा है कि वो ठीक हुए हैं। तो क्या फ़ायदा होगा ऐसा रिसर्च करके, क्योंकि मुझे मेडिसिन की बेनिफिट समझ ही नहीं आएगी। इसलिए बेटर है कि मैं उनको बताऊँ ही नहीं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसको कहा जाता है डिसेप्शन। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उनको पता नहीं था रिसर्च क्यों हो रही है और फिर भी उनको पार्टिसिपेट करवाया गया। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। मतलब लोग जो है वो चीटेड फील करते हैं डिसेप्शन की वजह से। डिसेप्शन कई बार पार्टिसिपेंट्स को स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करता है, लेकिन डिसेप्शन करना पड़ता है फॉर द रीज़न आई गिव कि हम पार्टिसिपेंट्स को अलाउ नहीं कर सकते वो फेक बिहेवियर दिखाए और फिर हमारे रिसर्च का पर्पस ही डिफीट हो जाए। तो अगर हमें डिसेप्शन करना ही है तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब है पहले तो हम पार्टिसिपेंट्स को नहीं बता पाए रिसर्च क्यों है, लेकिन आफ्टर द स्टडी, एक बार स्टडी कंप्लीट हो गई तो हम उनको अपोलोजाइज़ करें, रीज़न बताएं कि हमने क्यों डिसेप्शन किया, और उनके लिए कोई भी उनकी हेल्प कर सकते हैं तो वो भी उनको प्रोवाइड करें। अब जो फाइनली आज की डेट में कौन से एथिकल इश्यूज़ है, आफ्टर वी सॉ इतने रिविजन्स, इतने कंसिडरेशंस के बाद कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ है विच वी आर कंसिडरिंग टुडे, उस पे आ जाते एक फाइनल लिस्ट पे। जो भी रेपिटेटिव है मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बेनिफिशंस नॉन मेलिफिशंस हम देख चुके हैं। बेनिफिशंस का मतलब है जो पार्टिसिपेंट्स के हित में है वो किया जाए, और जो उनको नुकसान पहुंचाया जाता है वो नहीं किया जाए, इसको हम आज भी मानते हैं। फिर है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी का मतलब है कि हम किसी भी रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी को इंक्लूड नहीं कर सकते। बिना पार्टिसिपेंट को बताए उसके पर्सनल बिहेवियर्स को स्टडी करना, जैसे उसके घर में ताका झाकी करना, वो कुछ प्राइवेट में कुछ कर रहा है उसको स्टडी करना, नोट करना, लाइक ऑब्जर्वेशन करना, या इंटरव्यू के दौरान उसको बहुत पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेना, ये सब अलाउड नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है जो भी पार्टिसिपेंट्स की हमने स्टडी की है, जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उनके नाम और पर्सनल डिटेल्स उसमें रिवील नहीं करते हैं। सपोजिंग मैंने केयर गिवर्स पे स्टडी की तो ऑन एन एवरेज केयर गिवर्स जो है उनकी रेजिलियंस कैसी होती है या क्या फ़ायदे उनको होते, नुकसान, वो सब मैं लिख सकती हूँ। लेकिन मेरी स्टडी में कौन केयर गिवर्स थे, उनका नाम क्या था, उनका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सब मैं पब्लिश नहीं कर सकती इन द रिपोर्ट, उससे लोग उनको हैरेस कर सकते हैं। तो वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर होता है अनोनिमिटी। कुछ रिसर्च बहुत सेंसिटिव होती है जिसमें शायद लोग रिसर्चर को भी अपना नाम बताना ना चाहे। जैसे मैं लोगों को अगर पूछ रही हूँ कि क्या वो गलत बिहेवियर्स करते हैं, जैसे कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ कि क्या आप चीटिंग करते हैं एग्ज़ाम में, क्या आपने कभी फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, तो हो सकता है लोग आंसर करें मेरे इंटरव्यू को, लेकिन फ़ोन के ऊपर या अनोनिमस ईमेल के द्वारा बिना मुझे भी बताए कि वो कौन है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो पकड़े जाएंगे। तो वो हो जाएगा अनोनिमस रिसर्च। फिर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये हमने पहले भी देखा, कोई भी रिसर्च हम करें तो पार्टिसिपेंट्स की परमिशन के साथ, मतलब एश्योर करके कि वो रिसर्च करना चाहते हैं।
हर इंसान को अधिकार है वो डिसाइड करे उसे पार्टिसिपेट करना है या नहीं। और सिर्फ इतना नहीं कि हम उससे बताएं ओके इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू पार्टिसिपेट, अदरवाइज लीव इट, नॉट लाइक दैट। पूरी उसको डिटेल्स बताए कि उसको क्या करना होगा रिसर्च में, और अगर वो अग्रीएबल है तो ही हम रिसर्च उसके ऊपर कंडक्ट करें। मतलब उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो डिसाइड कर सकते उसको पार्टिसिपेट करना है या नहीं। डिसेप्शन भी अवॉइड करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो वीसॉ कभी कभी करना पड़ता है तो बाद में डीब्रीफिंग करना है। बट आइडियल ये है कि जितना हो सके उतना हम डिसेप्शन करें ही नहीं टू बिगिन विद। इसके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट में। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कुछ रीज़न है कि हमें लोगों की डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेगी रिपोर्ट में या किसी के साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो उनको शुरू से पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो में हम उनकी डिटेल रिवील करेंगे। जैसे कि अगर हमें पता चले वो किसी को नुकसान करने वाले हैं तो हम पुलिस को उनका नाम दे देंगे, तो ये उनको पता होना चाहिए कि उनका नाम लीक हो सकता है। और अगर उनको भविष्य में फिर से रिसर्च के बारे में कुछ जानना है, उनके पार्टिसिपेशन के बारे में आफ्टर द स्टडी कुछ पता करना है, तो वो किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका नंबर भी उनको सप्लाई करना चाहिए। एनिमल की जब एथिक्स होती है, एनिमल रिसर्च, उसकी भी कुछ एथिक्स होती है लेकिन ह्यूमन से थोड़ी अलग होती है। वो आपको याद होगा 102 सब्जेक्ट में हमने बहुत डिटेल में देखा है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। बेसिक्स होता है एनिमल का ठीक से ध्यान रखना, खाना पीना प्रोवाइड करना, टॉर्चर नहीं करना, और जब उनके साथ काम ख़त्म हो जाए तो उनको अच्छी तरीके से पेनलेसली डेथ कॉज करना या जैसे भी उनको डिस्पोज करना है। ये सब गाइडलाइंस भी प्रॉपर बॉडीज़ ने अवेलेबल किए हैं, जैसे कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो कंक्लूजन में वही है कि एथिकल इश्यूज शुरू से एंड तक अप्लाई करते हैं, यहाँ तक जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं स्टडी की, तभी प्लेजियारिज्म भी नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी का काम चुरा के अपने रिपोर्ट में बिना उनको क्रेडिट दिए और बिना उनकी परमिशन लिए हमें पब्लिश नहीं करना चाहिए। अगेन इस सेक्शन में भी मैं हेडिंग्स नहीं दे रही हूँ, इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो आप उस हिसाब से लर्न कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर आपको लगता है नीड फॉर हेडिंग्स तो मैंने पहले के वीडियो में कवर किया है। अब एक बहुत छोटा टॉपिक है विच इज़ वेरी लेस लाइकली टू बी आस्क्ड इन द पेपर, अगर आएगा भी तो शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। सो विल जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। इस तरह के जो सेक्शंस है जो यूनिट एंड क्वेश्चन में कवर्ड नहीं है एंड जो पास्ट पेपर्स में भी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन जस्ट रीड थ्रू, आपको ज़्यादा प्रॉपर लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च में दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ब्रॉडली हम कह सकते हैं दो मेथड्स है, वैसे बहुत सारे रिसर्च टेक्निक्स है जो हमने पहले भी देखा। डिडक्टिव वो सारे मेथड्स है, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, जिसमें हम टॉप डाउन रिसर्च करते हैं। पहले हमारे पास कोई थियोरी होती है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर चेक करते वो थियोरी सही है या नहीं, यानी कि जो पूरा रिसर्च प्रोसेस हमने देखा सिस्टम या स्टेप वाइज, वो डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड का फ़ायदा ये है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, वो ब्रॉड से नैरो में आता है फिर ब्रॉड में जाता है, जैसे हमने देखा, तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता, हमें पता है हम एग्जैक्टली कहाँ शुरू करें कहाँ एंड करें, सो इट्स वेरी प्लान्ड और इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती रिसर्च करने में। इसके अलावा इसमें हम एक लार्ज सैम्पल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिसर्च नैरो और फोकस्ड है, हमें कम मेजरमेंट्स करनी पड़ेगी, कम वेरिएबल्स की, इसलिए हम बड़े सैम्पल्स के साथ भी ऐसी रिसर्च कर सकते हैं। फिर होता है इंडक्टिव मेथड जो कि ऑपोजिट है। इंडक्टिव मेथड है जिसमें हम बॉटम अप चाहते हैं, टॉप डाउन का मतलब है थियोरी है उससे हम नैरो हो रहे हैं, तो थियोरी टॉप है और उससे हम डाउन आ रहे हैं। बॉटम अप ऑपोजिट है, बॉटम अप है कि हमारे पास डेटा है, एक्चुअल फील्ड का डेटा हमारे पास है, वहाँ से हम ऊपर थियोरी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम नई थियोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिसर्च टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत नए होते हैं या बिल्कुल इन्वेस्टिगेटेड नहीं होते हैं, तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं हमें कोई पहले से बनाई हुई थियोरी नहीं मिलती, हमें थियोरी बनानी पड़ती है। तो इन दैट केस
हम पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर डेटा में जो हमें कॉमन थीम्स एंड पैटर्न्स मिलते हैं उसके हिसाब से हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हम रिसर्च क्वेश्चन होगा जिससे हम स्टार्ट करेंगे, बट हाइपोथेसिस नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि थ्योरी नहीं है जिससे हम कोई एक्सपेक्टेशन या हाइपोथेसिस सेट करें। जैसे मैंने बताया, कोई नया चीज़, नॉवल चीज़ को स्टडी करने के लिए किया जाता है। डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग है। हम कोई नई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव अप्रोच लेना पड़ता है, यानी कि बहुत डिटेल्स पूछनी पड़ती है लोगों से, डिटेल्ड इंटरव्यूज़, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एकदम नई चीज़ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हम स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत बारीकी से स्टडी करनी पड़ती है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है और इसमें काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं। टेबल में यही सब बातों की समरी दी गई है। डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू द टेबल अगेन फॉर अ क्विक रिविजन। अब हम कौन सा मेथड यूज़ करें इन दोनों में से, हमारा पर्पस क्या है? क्या हम कोई नई चीज़ स्टडी करना चाहते हैं या ऑलरेडी बनाई हुई चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी दोनों का ही यूज़ करना पड़ता है, कभी कभी बैक एंड फोर्थ रिसर्च भी होती है। आप आगे और स्टडी करेंगे 105 में। बैक एंड फोर्थ का मतलब है कि आपको थियोरी भी बनानी पड़ती है, फिर उस थियोरी को टेस्ट भी करना पड़ता है, फिर उसको रिवाइज करने के लिए फिर से इंडक्टिव करना पड़ता है। इस तरह की डिटेल रिसर्चेस भी होती हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस यूनिट। हमने इसमें क्विकली लर्न कर लिया है, लेकिन क्विक का मतलब इस तरीके से कि हम पेपर में डेफिनेटली लिख पाएंगे। हर वीडियो के एंड में मेरी एडवाइस यही होती है कि आप इमीडिएटली वीडियो देखने के बाद हाफ एन आवर 1 आवर ही लगेगा मैक्सिमम, रीड कीजिए यूनिट को और पक्का कर लीजिए। बाद में अगर गैप रखेंगे, वीडियो आज देखा है 2 महीने बाद रीडिंग करेंगे, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है लर्न करने का। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।